हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यम आईएएस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश। दोस्तों, तारीख है 26 अगस्त 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस की। इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। दोस्तों, आज हम हिंदू के 4 एडिटोरियल आर्टिकल की बात करेंगे। पहला रेनबो ऑफ होप, इसके बाद डिस्कस करेंगे अ पेरिलियस स्टेलमेट, उसके बाद फ्रीबीज, अ जुडिशियल लीड एंड अ मल्टी लेयर्ड इशू, और लास्ट में हम बात करेंगे द ट्राई कलर कैंपेन एंड द नोट्स फ्रॉम द पास्ट। चलिए वन बाय वन सारे ही आर्टिकल को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो पहला आर्टिकल है रेनबो ऑफ होप, ये पूरा आर्टिकल जो LGBTQIA प्लस कम्युनिटी, जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल और जो दूसरे जितने भी तरीके के ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन होते हैं, उस कम्युनिटी के इर्द गिर्द घूम रहा है। जहां पर अभी जो मद्रास हाई कोर्ट है, इसके दिशा निर्देश के अनुसार तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऑर्डर को फॉलो करते हुए जो वहां का जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर और वुमेन एम्पावरमेंट है, उन्होंने इस कम्युनिटी के लिए और ज्यादा संवेदनशील शब्दों को सृजन किया हुआ है। बेसिकली ये जो सारे शब्दावलियां हैं, ये सारे लोकल तमिल भाषा में है। हमारे लिए सब शब्दावलियां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ये किसका ऑर्डर था? मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर था। कौन सी गवर्नमेंट ने इसको अभी पालन किया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको पालन किया है। और बेसिकली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट इशू आ जाता है, जहां पर जो LGBTQIA और जो भी प्लस कम्युनिटीज होते हैं, उनके अधिकारों की बात जब आती है, समाज में जो एक गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार होता है, राइट टू प्राइवेसी होती है, लिबर्टी होती है, राइट टू डिग्निटी होती है, जो हमारे आर्टिकल 21 द्वारा संविधान ने नागरिकों को जो प्रदत्त किया हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट को जो ये आदेश मद्रास हाई कोर्ट ने दिया है, बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट के पास एक सेम सेक्स कपल आता है जो कि पुलिस प्रोटेक्शन की डिमांड करता है उनके पेरेंट से और जो दूसरे रिलेटिव हैं उनसे रक्षा के लिए। तो इस जो मामला था, इस मामले का संज्ञान लेते हुए एक बड़े स्तर पर पूरी कम्युनिटी की रक्षा के लिए जो हाई कोर्ट है, उसने स्टेट गवर्नमेंट को दिशा निर्देश दिया कि जो भी, चाहे वो पुलिस हो या जो भी अथॉरिटीज हो, रिलेवेंट अथॉरिटीज हो, वो सेफगार्ड सुनिश्चित करे इस पूरे कम्युनिटी का। और इसी के तहत में ये जो शब्दावलियां बदलने का प्रयास है, ज्यादा संवेदनशील शब्दों को लाने का प्रयास है, जिससे समाज में इसके प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाया जाए, ये एक वेलकम्ड स्टेप है। इससे पहले 2018 की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो होमोसेक्सुअलिटी है, इसको ऑलरेडी डीक्रिमिनलाइज्ड किया जा चुका है। हालांकि समाज में अभी इसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाई है, तो समाज में इसकी एक्सेप्टेंस बढ़े, इसी के लिए ये सारा प्रयास है। क्योंकि जब हम राइट टू डिग्निटी और सारी चीजों की बात करते हैं, जब मुख्य धारा, जो समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की हम सभी को बात करते हैं, वो चाहे जिस भी कम्युनिटी से आते हैं, जब हम इस स्पेशली LGBTQIA और प्लस जितने ओरिएंटेशन वाले लोग हैं, इनको मुख्य धारा से जब जोड़ने की बात करते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत होती है कि इनके प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण पैदा हो, इनकी बातों को अन्य लोग उसी दृष्टिकोण से समझ सके। और इसके लिए सबसे पहले उचित शब्दावलियों का सृजन ही एक पहला कदम होगा। दोस्तों, अब जो दूसरे आर्टिकल की हम बात करने जा रहे हैं वो है अ पेरिलस स्टेलमेट। बेसिकली स्टेलमेट का मतलब क्या होता है? ये शतरंज में डिफाइन होता है। शतरंज में एक ऐसी पोजीशन बन जाती है जहां पर जो राजा होता है उस पर अटैक नहीं हो रहा होता है, पर जो मामला होता है उसमें से जो दोनों पक्ष होता है, जो दोनों तरफ के जो प्लेयर होते हैं, उनमें से कोई भी जीत नहीं हो रहा होता है। बिल्कुल डेड लॉक की पोजीशन हो जाती है। तो बेसिकली इस पूरी जो खेल का जो ये एक स्तर आ जाता है शतरंज में, उसको स्टेलमेट कहा जाता है। तो अब इस आर्टिकल में अब पेरिलस स्टेलमेट में बात हो रही है जो अभी 6 महीने गुजर गए रूस और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसको, पर अभी जो स्थिति है वो लगभग एक डेडलॉक की स्थिति बन गई है। अब इसमें ये जो मैप देख सकते हैं, ये जो रीमिलिटरी है, इसके सौजन्य से ये करंट अभी कुछ समय पहले की पिक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो
कई सारे एरिया हैं जहाँ पे जो रूस है उसने एडवांसमेंट किया था। कई जगह पे रूस अपना जो पकड़ है उसको काफ़ी मजबूत कर चुका है। कई जगह जहाँ पर रूस को ऑलरेडी बहुत एरिया पे जहाँ तक रूस पहुँच चुका था वहाँ से रूस को पीछे खदेड़ दिया जा चुका है। इसके अलावा कई अन्य जगहों पर जहाँ पर रूस का पकड़ आज भी है वहाँ पर लगातार यूक्रेन काफ़ी प्रभावशाली तरीके से रिट्रीट कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, रूस को लगातार चुनौती दे रहा है। रूस की पकड़ उतनी मजबूत और जो एक सस्टेन्ड होती है वो नहीं बन पा रही है। तो बेसिकली जो दोनों साइड हैं वो एक डेडलॉक की पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसमें हम बात करते हैं, चाहे वो राजधानी कीव की बात हो, खारकेव की बात हो, यहाँ से धीमे धीमे जो यूक्रेन द्वारा जो रूसी जो सैनिक हैं उनको खदेड़ के पीछे लगातार किया जा रहा है। इन सब के अलावा अभी कल की बात करते हैं, 24 अगस्त जो यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस होता है, उस दिन रशिया की तरफ से रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हमला हो जाता है जहां पर कई लोग मारे जाते हैं। बेसिकली जो रूस है वो अब इस समय जो जमीनी कार्रवाई है उसको उतनी तेजी से अब नहीं कर रहा है, बजाय उसके अब वो जो हवाई जो कार्रवाई होती है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो, मिसाइल के माध्यम से हो, उसको रूस लगातार किए जा रहा है। अब इसमें बहुत सारे रीजन की अगर हम बात करते हैं जहां पर रूस अपना बढ़त बना लिया, चाहे वो मरियापोल हो, डोनस्टाक हो, लुहांस्क हो, इन सब एरिया पे रूस की पकड़ काफ़ी मजबूत हो चुकी है। कई एरिया पे रूस कमज़ोर पड़ रहा है, कई एरिया पे रूस की पकड़ अभी वहाँ तक नहीं हो पाई है। जहाँ पर कुछ जगह रूस का प्रयास हो भी रहा था, जब बेलारूस से अटैक हो रहा था, उसको भी इस समय वापस रिट्रीट करके पीछे एकदम ढकेला जा चुका है। अब इन सब में ये भी देखना होगा कि जैसे कि रूस के जो क्रीमिया में जो बेस हैं, इसके अलावा रूस के जो खरसन में जो बेस हैं, यहाँ पर लगातार यूक्रेन फोर्सेस द्वारा अटैक हो रहा है। अर्थात जो रूस की जो वर्तमान पकड़ जिन बेसिस पे कुछ समय पहले काफ़ी मजबूत नजर आ रही थी, वहाँ पर भी रूस को लगातार अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले जो व्लादिमीर पुतिन है, इनके सहयोगी, उनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है, जिसका जो ठीकरा है, जिसका जो दारोमदार है, जो रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो इसके जिम्मेदार यूक्रेन को ठहराती हैं। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। इसके बीच में अभी स्वीडन और फिनलैंड नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा जो यूक्रेन है उसको लगातार पश्चिमी देशों से आर्थिक और जितने भी हथियार हैं उनकी मदद मिलती जा रही है। रशिया पर लगातार सैंक्शन बढ़ रहा है। बावजूद इसके जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो अपनी इकोनॉमी को अन्य तरीकों से कंट्रोल इस समय कर रहे हैं। कई एरिया पर इन्होंने गेन बना लिया है। इन सब के अलावा जो पश्चिमी देश हैं वो इस बात से डरे हुए हैं कि अब जैसे जैसे सर्दियों का मौसम नज़दीक आएगा और जो पश्चिमी देश जो रशियन गैस, रशियन ईंधन पर काफ़ी ज़्यादा जो डिपेंडेंट है, ऐसे में एक डर लगातार बना हुआ है कि यदि रशिया ने गैस सप्लाई को कट कर दिया तो पश्चिमी देश का हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत बुरे हाल में चली जाएंगी। इसके अलावा लगातार दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रहा है। ऐसे में अब ये डेडलॉक तोड़ने का समय आ चुका है। दोनों रशिया और यूक्रेन दोनों को जो बातचीत करने का टेबल है उस पर आना होगा। अभी कुछ समय पहले देखा गया था जो यूनाइटेड नेशन और टर्की के मीडिएशन के बीच से, जब दुनिया भर में इस समय जो अनाज की एक कमी देखी जा रही है, इसके बीच में जो ब्लैक सी है, इसके माध्यम से ये जिसमें यूएन, यूनाइटेड नेशन ने मीडिएशन किया था, टर्की ने मीडिएशन किया था, जहां पर रशिया और यूक्रेन दोनों सहमत हुए थे गलियारा देने के लिए कि ब्लैक सी के माध्यम से जो अनाज है वो अन्य देशों तक सप्लाई उसको सुनिश्चित किया जा सके, जिससे कि वैश्विक जो अनाज की संकट है वो और ज़्यादा न बढ़ पाए। इसको एक रोल मॉडल बनाते हुए अन्य जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है, जो भी नेबरिंग कंट्री है, ऐसे जो भी कंट्री जिनका पूरे जो रीजन है उसमें उनकी बातें सुनी जाती हैं, उनका महत्व है। इसके अलावा
दुनिया भर के तमाम सारे देश सभी को मिलजुल के दोनों देशों को एक टेबल पर, बातचीत टेबल पर लाने का प्रयास करना होगा। और दुनिया के लिए ये उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना इन दोनों देशों के लिए है। इस बात को सभी को समझने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल की अब हम बात करेंगे वो है द ट्राई कलर कैंपेन एंड द नोट्स फ्रॉम द पास्ट। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है वो अभी जो हर घर तिरंगा कैंपेन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके द्वारा काफी इंथुजियास्टिकली इसको सेलिब्रेट किया गया। लगभग 24 करोड़ से ज्यादा घरों में 13 से 15 सितंबर तक हर घर तिरंगा का कैंपेन सक्सेसफुली ये मनाया गया, जिसमें जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इसके प्रमोशन के लिए। अब आर्टिकल में ये बात कही गई कि एक तरफ जो करंट गवर्नमेंट है वो जो हमारा ट्राई कलर है इसको प्रमोट कर रहा है, पर इस बात को नहीं भूलना चाहिए, इतिहास के पन्नों में सारे तथ्य दर्ज हैं। जो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको जो भाजपा है उसका एक मेंटर माना जाता है, उसकी आइडियोलॉजी जो तिरंगे को लेकर क्या थी इसको भी जानना काफी जरूरी है। हालांकि जब लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो बात होती है कि लाहौर अधिवेशन में कि हम अब तिरंगा को हम अपने एक सिंबल के रूप में लहराएंगे, स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे, और 26 जनवरी को झंडारोहण होता है। उस समय जो झंडारोहण किया गया था उसमें जो आज के तिरंगा में चक्र है उसके स्थान पर उसमें चरखा हुआ करता था। हालांकि जो आरएसएस है वो हमेशा से तिरंगा का विरोध करते हुए आई है। कई सारे लॉजिक दिए गए हैं। एक लॉजिक ये दिया गया है कि जो 3 कलर है, जो 3 का आंकड़ा है, वो जो हिंदुत्व जो एक आइडियोलॉजी है उसमें जो 3 अंक है ये अशुभ होता है। इसके अलावा जो भगवा कलर है ये आरएसएस हमेशा से, जैसे ओम हो गया, स्वास्तिक हो गया, जो दूसरे जो सनातन जो भी सिंबल हैं उनको काफी प्रमोट करता है कि ये पूरे कंट्री में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ट्राई कलर है ये हिंदुत्व को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इस बात पे हमेशा आरएसएस अपने तर्क देता रहा है। अब इसमें आर्टिकल बेसिकली पूरा इर्द गिर्द घूम रहा है कि ट्राई कलर और जो भगवा तिरंगा है इसमें आरएसएस हमेशा से तिरंगा का विरोध करता हुआ आया है, जबकि हमेशा से ये अपना भगवा झंडा, जिसमें कुछ जो धार्मिक सिंबल हैं जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, उसको ये मान्यता देने की बात करता है। अब इसमें कई सारे जो इतिहास के पन्नों में जो आर्कीव दर्ज हैं उनके माध्यम से बातें कही जा रही हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है केबी हेडगेवार, जो कि संघ चालक पहले रहे हैं और साथ ही साथ में जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इसकी स्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने भी भगवा झंडे को ही प्रमोट किया था और ये कहा था कि जो हिंदुत्व है वो भगवा से ही रिप्रेजेंट होता है, इसके अलावा 3 अंक शुभ नहीं होते हैं, इत्यादि आदि तर्क दिए गए थे। इसके बाद एमएस गोलवालकर, जो काफी प्रोमिनेंट आइडियोलॉजिस्ट माने जाते हैं आरएसएस के, ये जो दूसरे प्रमुख भी रहे थे, इन्होंने भी इस बात को ही प्रमोट किया था कि जो भगवा झंडा है वो भारतीय जो कल्चर है उसको पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करता है, ना कि जो तिरंगा। इसके अलावा बात की जा रही है, चाहे वो सावरकर हो, उनकी भी बात सामने आती है, वो भी इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि जो तिरंगे के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया है या जो अपनाया जा रहा था वो सही नहीं है, उसके स्थान पर भगवे को प्रमोट करना चाहिए। ऐसी आइडियोलॉजी जो है वो, अच्छा इसमें एक खास बात ये भी रही है कि जो इंडिपेंडेंस के बाद भी 47 के बाद भी आरएसएस ने राष्ट्रीय जो ध्वज है तिरंगा का उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। और इवन जब लाहौर अधिवेशन हो जाता है जहां पर जवाहरलाल नेहरू बात करते हैं कि जब तिरंगा, जो उस समय का तिरंगा था, उसको रोहण किया जाएगा, तब जो केबी हेडगेवार थे उनकी तरफ से एक सर्कुलर जारी होता है जिसमें ये बात होती है कि जो आरएसएस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं वो तिरंगा को नहीं बल्कि भगवा झंडा को
इसको मानेंगे, इसको वो उस दिन इस ध्वज को रोहण करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सर्कुलर कभी भी वापस नहीं लिया गया। अब बार बार चाहे वो ओम हो या स्वास्तिक हो, ऐसे जो हिंदू सिंबल होते हैं इनको प्रमोट करने की बात आरएसएस द्वारा की जाती है, की जाती रही है। ऐसे में जो हर घर तिरंगा कैंपेन है, जिसमें जो बीजेपी है, इस पार्टी ने इसको, जो करंट गवर्नमेंट भी है, इसको काफी बेहतर तरीके से प्रमोट किया गया है। ऐसे में ये बिल्कुल मानना जरूरी है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी, जिसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या एक जो आइडियोलॉजिकली जो बैकअप इसको आरएसएस द्वारा मिलता है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने आरएसएस को काफी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया होगा कि वो जो लगातार अपने तिरंगे का विरोध है उसको छोड़ के, बल्कि जो भगवा का प्रमोशन है उसको अभी नहीं करते हुए, जो तिरंगा है, जो संविधान में, जो हमारे आज जो पूरे भारत में जिसको अपनाया गया है, उस तिरंगे को प्रमोट करने के लिए अपना योगदान दे। और ये एक अपलॉडेबल कदम है। तो बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल था वो हर घर तिरंगा, बीजेपी और इम्पोर्टेंटली तिरंगा को लेकर जो आरएसएस है उसकी क्या मान्यता रही है, भविष्य में जो लिखित दस्तावेज है उनके माध्यम से सारी बातें हैं, इसके इर्द गिर्द ये आर्टिकल घूम रहा था। नेक्स्ट आर्टिकल में अब हम बात करेंगे फ्री बीज, अ जुडिशियल लीड एंड अ मल्टी लेयर्ड इश्यूज। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो फ्री बीज, जो रेवड़ी पॉलिटिक्स है, इसकी जब से बात हुई तब से काफी ज्यादा ये इशू वाद विवाद का विषय बन चुका है। इसमें ये पूरा आर्टिकल भी इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है कि जो फ्रीबीज होते हैं, क्या जब जो सब्सिडी दिया जाता है उसको भी फ्रीबीज के दायरे में कंसीडर करना चाहिए, क्या ये उतना ही तर्कशील है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक कई बार इस बात को कहा है कि जो फ्रीबीज हैं और जो सब्सिडी हैं, जो इंपॉर्टेंट सब्सिडी हैं, जो वेलफेयर स्कीम, जो सोशल वेलफेयर स्कीम जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर्स के लिए चलाई जाती हैं, उसके बीच का अंतर करना बेहद जरूरी है। ऐसा न हो कि जो तर्कहीन, जो मुफ्त के वादे सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सरकार द्वारा किए जाते हैं, उनको जो वेलफेयर स्कीम्स, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर, जो सोशल सिक्योरिटी के लिए काफी जरूरी हो जाते हैं, उसके बीच में लोग अंतर न कर पाए, अंतर करना भूल जाएं। तो एक जो विभाजन रेखा है इन दोनों के बीच में, वो बनाना बेहद जरूरी है। अब इसके अलावा आर्टिकल में ये भी बात कही गई है, जो पूरा इशू है ये मल्टी लेयर्ड इशू है, और इसका अब जो पूरा एनालिसिस आर्टिकल में किया गया है, जो कई सब्सिडीज को लेकर किया गया है, अब उसमें एग्रीकल्चर सब्सिडीज की बात होती है, उसमें जो हेल्थ के रिगार्डिंग जो सब्सिडीज दिए जाते हैं, जो एजुकेशन के रिगार्डिंग सब्सिडीज दिए जाते हैं, इन सब को लेकर बात की गई है आर्टिकल में। इसमें यह भी बात कही गई है कि अगर सब्सिडी की हम बात करते हैं तो पूरा सब्सिडी का एक बेहतर जो डेफिनेशन, जो WTO के एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटर विलिंग मेजर्स ASCM, इसके द्वारा जो पूरी डेफिनेशन दी गई थी कि सब्सिडीज दैट शैल बी डीम्ड टू एग्जिस्ट इफ देयर इज अ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन बाय अ गवर्नमेंट और एनी पब्लिक बॉडी वेयर गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व अ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड and or government revenue that is otherwise due to foregone or not collected and in government provides goods or services। basically इसका मतलब यह है कि किसी भी तरीके से जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है, कोई भी फॉर्म ऑफ इनकम जिससे कि प्राइस सपोर्ट होता है, वो सब कुछ जो सब्सिडी है उसके अंतर्गत में आ जाएंगे, चाहे वो लोन के माध्यम से हो, चाहे वो इक्विटी इन्फ्लुएंस के माध्यम से हो, कोई ग्रांट के माध्यम से हो, टैक्स में छूट के माध्यम से हो, सब कुछ सब्सिडी के अंदर में आ सकते हैं। अब इसमें आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि सिर्फ डायरेक्ट जो ट्रांसफर पेमेंट होता है सिर्फ वही सब्सिडी में नहीं गिना जाएगा, बल्कि जो टैक्स या ऐसे टैक्स में कई बार छूट दिया जाता है, कई बार और सारे स्पेशल जो प्रेफरेंसेस दे दिए जाते हैं, वो सब कुछ इसके दायरे में आता है। अब इसमें आगे आर्टिकल में ये भी बात की जा रही है कि 2006-07 से जब बजट आता था तो उसमें जो सब्सिडी है, डायरेक्ट सब्सिडी, उसको लेकर डेटा होता था
और जो टाइटल रहता था रेवेन्यू फॉरगॉन अंडर सेंट्रल टैक्स सिस्टम, जबकि बाद में 2015-16 से जो इसमें रेवेन्यू फॉरगॉन है इस शब्द को बदल दिया गया टैक्स। ये देखिए, जो रेवेन्यू फॉरगॉन का ये जो शब्दावली था इसको हटाकर इसके स्थान पर क्या आ गया, टैक्स इंसेंटिव आ गया शब्द। अब ये भी बात कही जा रही है आर्टिकल में कि टैक्स प्रेफरेंसेस जो बहुत तरीके से सरकार द्वारा दिए जाते हैं, कई इंडस्ट्रीज को दिए जाते हैं, इसके अलावा कई सेक्टर्स को दिए जाते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर भी आता है, हेल्थ सेक्टर भी आता है, एजुकेशन सेक्टर भी आता है। इन सब से अब इसका उद्देश्य क्या होता है? कई बार उद्देश्य होता है, कई सारी स्कीम्स का उद्देश्य होता है जिससे कि जो लोग हैं, इंडिविजुअल जो सेविंग है उसको प्रमोट किया जाए। इसके अलावा एक्सपोर्ट को प्रमोट करना भी उद्देश्य होता है। जो साइंटिफिक जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कॉरपोरेट सेक्टर करते हैं उनको प्रमोट करना उद्देश्य हो जाता है। इसके अलावा कई बार जो कस्टम ड्यूटी में कंसेशन दिए जाते हैं, जब उससे क्या होता है, जो एक्सपोर्ट होता है वो बूस्ट होता है। तो बेसिकली बहुत सारे उद्देश्य से अलग अलग तरीके से सब्सिडी जो गवर्नमेंट है वो जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं, जो दूसरे फील्ड हैं, उनको जो है वो प्रदान करते हैं। इन सब के अलावा ये भी बात कही जा रही है कि अभी कुछ समय पहले जो वर्तमान जो फिनांस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बात कहा था कि जो इंडिविजुअल टैक्स प्रेफरेंसेस हैं उसको ख़त्म करने की बात कही थी। हालांकि जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो बहुत तरीके से जो टैक्स प्रेफरेंसेस हैं उसको एंजॉय करते हैं। इसके अलावा जो टैक्स रेट होता है वो भी कम रहता है। तो अब चूंकि ये भी काफ़ी ज़रूरी है कि कॉरपोरेट जो सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, उनको भी लगातार बूस्ट मिलता रहे, सबके हितों को ध्यान में रखा जाए। इसके अलावा जो सोशल सेक्टर है, जो दूसरे जैसे लोगों का डायरेक्ट विकास जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर एटसेट्रा, इन सबको भी जो प्रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं वो बने रहें। और साथ साथ में जो टैक्स कट है, इनको जो भी टैक्स प्रेफरेंसेस मिल रहे हैं उसको जो फ्री बीज या मुफ्त के जो वादे हैं उनसे जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अब थोड़े बड़े फ्रेम में बात करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सब्सिडी, हेल्थ सब्सिडी, एजुकेशनल जो सब्सिडी मिलती है, जो भी सर्विसेज अवेलेबल होते हैं, इनको लेकर जब भी बात होती है तो जो मार्केट फंडामेंटलिस्ट हैं वो हमेशा जो मार्केट इकॉनमी से, जो एकदम कोर इकॉनमी से लोग जुड़े हुए हैं, वो इसका विरोध करते हैं कि इसको वेस्टफुल यूज़ ऑफ रिसोर्स के तौर पर देखा जाता है। अब बात आगे ये भी हो रही है कि जो चाहे वो पब्लिक हेल्थ एजुकेशन सेक्टर हो, वो कई बार जो प्राइवेट प्लेयर हैं इनको उस प्रोपोर्शन में अपनी तरफ आकर्षण करने में फेल रहता है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो तभी कहीं पर जाएंगे जब जहां पर उनको जो ज़्यादा लाभ है वो दिखेगा। अब ऐसे में कई, अभी जैसे गवर्नमेंट ने जो कंट्रोवर्शियल जो लॉ, फार्म लॉ लाया था, वो भी वापस अभी जो हुआ था, उसमें भी कई बार जो इंक्रीजिंग जो फार्म सब्सिडी जो हो रही, जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है, इससे भी निपटने के उसमें लॉस थे। इन सब के अलावा जो ऐसे मुद्दे हो जाते हैं, इससे जो प्राइवेट पार्टनरशिप, जो प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट होता है ऐसे सेक्टर में, वो हतोत्साहित होता है, वो और ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं हो पाता है। अब लास्ट में ये बात कही जा रही है कि ऐसी पॉलिसी को ज़रूर अपनाना चाहिए जिससे ये जितने भी जो सेक्टर्स हैं वो टारगेट हो, इन सेक्टर में जो भी ग्रोथ है वो सुनिश्चित हो, लोग इसमें निवेश को प्रेरित रहें, और साथ साथ में जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर है उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब ना होने पाए। ऐसे में एक तरफ जो भारत की जब बात करते हैं तो हेल्थ जैसे सेक्टर में, अगर हम अपने हेल्थ सेक्टर की जब बात करते हैं तो टोटल जो जीडीपी है उसका 1.5% से ज़्यादा हम खर्च नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा हम जब एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो एजुकेशन सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जब कोठारी कमीशन की स्पेशली अगर बात कर रहे हैं तो कोठारी कमीशन ने 6% जो जीडीपी का है उसको इन्वेस्ट सरकार को करना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। ऐसी संस्तुति कोठारी कमीशन ने की थी, जो कि अभी एक पूरा जो दुस्वप्न तरीके से, दिवा स्वप्न जिसको बोल सकते हैं, वो बना हुआ है। अभी बहुत दूर की कौड़ी है। 6% जीडीपी सरकार द्वारा खर्च करना आज के समय में काफ़ी कम खर्च होता है। इन सब के अलावा हम जब भी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो ये काफ़ी निगलेक्टेड सेक्टर बना हुआ है। अब इन सब के अलावा जो क्राइसिस है वो काफ़ी ज़्यादा
इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है डिफरेंट सेक्टर में, सबसे बड़ी समस्या ये हो जा रही है। इन सब के अलावा जो जब इन्वेस्टमेंट, बेसिकली अगर एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट जितना होना चाहिए उतना नहीं आ रहा, जितनी फैसिलिटी होनी चाहिए। किसान आज का जो दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करें, यूएस के किसान और भारत के किसान को अगर कंपेयर करें, तो जो लाइफ स्टाइल होती है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। जो सुख सुविधाओं का जो उपभोग जो दूसरे देश के जो अन्य किसान करते हैं और हमारे जो देश के किसान करते हैं, उसमें काफ़ी अंतर आ जाएगा। किसानी आज के समय में काफ़ी दयनीय स्थिति से गुजर रही है। स्वेच्छा से किसान बनने वाले लोगों की संख्या शायद अपवाद के तौर पर ही आज के समय में देखी जा रही है। ऐसे में सरकार द्वारा जो एग्रीकल्चर में जो सब्सिडी जो दी जाती है उसको फ्रीबीज के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि जो इसको एक ऐसे कुशन के तौर पर देखने की ज़रूरत है जो कि जो काफ़ी बुरी कंडीशन से जो किसानी गुजर रही है उसको, ये जो वहाँ पे जो किसान जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर के अन्य जो लोग हैं उनका जो एक लिवलीहुड है, उनका जो जीवन है, जीवन यापन का जो बेसिक एटलीस्ट नीड जो है, रोटी कपड़ा मकान, उसमें से न्यूनतम आवश्यक जो भी हो वो सुनिश्चित किया जाए, इसके रूप में देखने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज के हिंदू में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।